गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की चादर ना हो तो हमारे दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अब हम देखेंगे आप क्या जानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। हम आगे देखेंगे वायुमंडल के संघटन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। ये देखिए, नाइट्रोजन का कितना है 78% और उससे बाद में इसका है ऑक्सीजन का 21%। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। देखिए इधर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 0.03%, आर्गन कितनी है 0.9% और सभी अन्य गैसें कितनी हैं 0.04%। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। एक वृत्त रेख दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। ये एक वृत्त दिया है, उसमें गैसों को दर्शाया गया है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रयुक्तता से मिलने वाली दूसरी गैस
है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। पौधों को और किस प्रकार के नाम से जाना जाता है, आप मुझे कमेंट में करिए। अगर नहीं पता है तो आप बताइए, हम आपको बताएंगे पौधे को किस और नाम से जाना जाता है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस लेते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है। पशु जुगाली करते समय कौन सी गैस निकालते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए, जिससे वह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। इस बॉक्स में अब हम देखेंगे, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु संघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है।
यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। ये देखिए क्षोभ मंडल है और क्षोभ मंडल पर्वत के ऊपर है। देखिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट दिया हुआ है। तो क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है? क्षोभ मंडल में हम वर्षा, कोहरा, ओला आदि होता है। और समताप मंडल और क्षोभ मंडल की सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल सीमा। समताप मंडल में प्लेन उड़ते हैं और यहाँ पे होती है ओजोन परत। और समताप मंडल के और मध्य मंडल के बीच में क्या होती है? समताप सीमा। समताप मंडल के ऊपर होता है मध्य मंडल। फिर इन मध्य मंडल और वायुमंडल के बीच में मध्य सीमा होती है। फिर वायुमंडल के ऊपर क्या होता है? बहिर्मंडल। इसलिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। वायुमंडल एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो उनके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु शीघ्र काल में किसी स्थान का औसत समय उस स्थान की जलवायु बनाता है। क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का केवल 1/2 अरबवां ही प्राप्त करती है। अब हम पढ़ेंगे तापमान के बारे में। आप दिन प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है।
वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आयतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती और इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तापमान का माप थर्मामीटर से लिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च ताप के स्थान बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊर्जा उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं।
आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उजाड़ देती है। तो कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल एवं धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर जाना आसान नहीं। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। स्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थायी पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। अब हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। 0 डिग्री पर क्या है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब, जिसे डोलड्रम कहते हैं। नीचे है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें और ऊपर है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। उससे ऊपर है उपोष्ण उच्च दाब, जिसे हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं। और दक्षिण साइड में भी है उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश। ये उत्तर का है हॉर्स अक्षांश और ये दक्षिण का हॉर्स अक्षांश है। सनातन पछुआ पवनें और ये है सनातन दक्षिणी पछुआ पवनें। ये अधो ध्रुवीय निम्न दाब उत्तर का है और ये अधो ध्रुवीय निम्न दाब दक्षिण का है। ध्रुवीय पूर्वी पवनें ये उत्तर की हैं और ये दक्षिण की हैं। और सबसे ऊपर है उच्च दाब और ये दक्षिण का उच्च दाब 90 डिग्री पर। 23.5 पर क्या है? दक्षिण। यहाँ पे क्या है? और 23.5 पे क्या है? कर्क रेखा, जिसमें इंडिया है और यहाँ पे अफ्रीका भी है। अफ्रीका 3 रेखाओं में है और कर्क रेखा केवल भारत से होकर गुजरती है। केवल भारत से नहीं, भारत में गुजरती है और भी देश हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब एक केस स्टडी हम पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में। प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानि हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उजाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया।
अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइन पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिन तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती वनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गईं, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसमें चक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 पर बजे ओडिशा के इरेशामा एवं वलीकुंडा के बीच के क्षेत्र को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 1,30,000 लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जी एवं फसलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि एवं योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल